أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो करने वाला है। कल के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन शुरू किया था। कल हमने उसके डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, उसके यूनिट, इतनी चीजें देख ली। कल हमने एक इक्वेशन भी डिराइव किया था और उस इक्वेशन में हमने ये निकाला था कि मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, सेल्फ इंडक्शन को। वी आर डीलिंग विथ सेल्फ इंडक्शन। सो यस्टरडे while we were trying to define this self induction, we come to this equation that work done W is equal to half L I square, or it was I0 square. Yesterday we came to this equation. Work done W is equal to half L I0 square, where I0 is the maximum current, L is the self inductance. तो इस इक्वेशन को, ये तो ऑब्वियसली वर्क डन है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो देयरफॉर एनर्जी E is equal to nothing but W, and that is equal to half LIO square. अब इस इक्वेशन को आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से कंपेयर कीजिए. KE is equal to half mv square. Compare this with the equation of kinetic energy. So this E stands for energy. This is obviously kinetic energy. Is equal to half. So here L corresponds to m. इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी में जो काम m करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैग्नेटिक एनर्जी में L वो काम करता है. तो L is equivalent to m, and you know that this mass is related to inertia. Greater the mass, greater is the inertia. Lesser the mass, lesser is the inertia. तो इसका मतलब if m represents inertia, then this L also represents inertia. L भी inertia को represent करता है. इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. L को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. So L is called electrical inertia. तो कल ये बात बतानी रह गई थी, तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिए. वर्क डन W equals to half LIO square. This is stored in the form of energy. E. Then write this. Therefore, E is equal to W is equal to half LIO square. Then write comparing this equation with mechanical KE,
mechanical Ke which is given by Ke is equal to half mv square. Ke is equal to half mv square. Hence inductance L, hence inductance L is analogous to mass M, Mass M represents inertia. Mass M represents inertia. Hence, inductance L represents electrical inertia. L represents electrical inertia. ओके, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर वो भी सेल्फ इंडक्टेंस का ही है. Now we'll be deriving the equation for self-inductance of a solenoid. Inductance of a solenoid. Title is Inductance of a solenoid. Inductance of a solenoid. आप जानते हैं सोलेनॉइड किसको बोलते हैं. नॉन कंडक्टिंग ट्यूब पर आपने वायर वाउंड किया तो उससे जो डिवाइस बना उसे कहते हैं सोलेनॉइड. एंड वी हैव लर्न दिस कि अगर आप सोलेनॉइड से करंट फ्लो कराते हैं तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके सेंट्रल रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है, which we have already done and we have already derived the equation for that. सोलेनॉइड के सेंट्रल रीजन में, मिडिल रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसका इक्वेशन हमने पहले ही डिराइव किया है. तो अगर आपने सोलेनॉइड से करंट फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा. तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स और इंडक्टेंस में क्या रिलेशन रहेगा? तो आप बोलेंगे सर हमने तो कल ही पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स और इंडक्टेंस में क्या रिलेशन रहता है. कल का इक्वेशन आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is directly proportional to I. कल ही हमने पढ़ा. तो इस पर से phi b is equal to L into I, where L is called as self inductance, right? तो अभी फिलहाल हम ये सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, राइट? तो सोलेनॉइड के लिए कैपिटल L क्या हो जाएगा? फिर कैपिटल L will be equal to phi b upon I. Now I'm making a small change. सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स. तो हम टोटल फ्लक्स को बोलेंगे n phi b
एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, कितने लपेटे हैं उसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। तो यहां पर हम एन लगाते जाएंगे, एन, और यहां पर भी लग गया एन। तो हमारी किताब में डेरिवेशन यहां से शुरू होता है, ये पॉइंट से शुरू होता है, ये पॉइंट से शुरू होता है। तो हम भी वहां से शुरू करते हैं और फिर लिखते हैं, राइट। Let I be the current, let I be the current through a solenoid, through a solenoid and phi b, n phi b, n लगा के, n phi b is the magnetic flux, is the magnetic flux in the middle region, in the middle region of solenoid, in the middle region of solenoid. Then inductance L of the solenoid, then inductance L of the solenoid is given by, so note down this equation, L is equal to N phi B upon I, N phi B upon I. अभी याद रखिए कि ये जो N phi B जो है, N phi B, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। N phi B, where N is the total number of turns in the solenoid, total number of turns in the solenoid. Capital N is the number of turns in the solenoid. Now what I am going to do, I am going to find out the value of this N phi B. N phi B की value हम निकालेंगे. We'll determine the value of N phi B. See how we will determine it. N phi B is equal to, suppose we consider L length of the solenoid, L to be the length of the solenoid, और उसके यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा NL, और ये मैंने आपको पहले बताया था और बाद में आपको समझाया भी था कि कैसे आता। तो ये जो कैपिटल N है वो ले लेंगे N इंटू L, कैपिटल N जो है ये क्या है, N इंटू L, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। हर एक का मीनिंग है आपको समझना पड़ेगा महक। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, और स्मॉल n क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये एन की वैल्यू ये आ गई। फाई बी की वैल्यू क्या होती है? तो वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां पर मैं लिख कर दे देता हूं कि सब टर्म्स का मीनिंग क्या है, मेरे साथ आप लिख लीजिए। वेर स्मॉल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। What is L? What is L? L is the length of the solenoid. L is the length of solenoid. L L जो है वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। L length of solenoid. What is B vector? Magnetic field. Of course, in the middle region, magnetic field. A vector, area of cross section. Area of CS मतलब क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? सोलेनॉइड का, ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, एन फाइव बी इज इक्वल टू एन एल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये होता है एन फाइव बी इज इक्वल टू एन एल, ये बच जाएगा सिर्फ बी ए, बी ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है बी और ए का, तो बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाता है 1। इस वजह से एन फाइव बी हो गया एन एल बी ए। Now very well I can substitute this value of n5b in this equation of L. Let me number this as equation 1. इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। Then right, putting this value in equation 1, putting this value in equation 1, we get, now tell me what will happen here. L is equal to n5b. I am removing that. I am substituting this value n5b as n l b a upon I. But at the same time, I know how much is the magnetic field produced in the middle portion, in the central portion of the solenoid. उसका इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 में, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
तो आप ये बोलेंगे बट B इज इक्वल टू मोनी म्यू 0 ni. We have done this equation. We have already derived this equation. It's not new to you. So what I will do, I'll substitute the value of B in the equation of L. Now you tell me, after substituting the value of B, what will be the equation of L? How it will look like? So this L is equal to, it was N L B. B की जगह ले रहा हूं मैं म्यू 0 एन आई. म्यू 0 एन आई बी. उसके बाद ए. उसके बाद बोलिए अपॉन आई. अपॉन आई. So of course I and I will get cancelled. This I and this I will get cancelled. What next? L is equal to, now it will become mu 0 n square L A. But what is A? A cross section area. So but A is equal to pi d square upon 4. How's that? How's that? A is pi r square. R होता है d by 2. तो r का स्क्वायर मतलब d by 2 का स्क्वायर. तो d by 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? d square by 4. A is cross sectional area. It is circular in shape. तो सर्कल का एरिया क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर. लेकिन r की जगह क्या ले रहे हैं? d by 2. रेडियस यानी डायमीटर का आधा. तो पाई आर स्क्वायर. तो r की जगह d by 2. r का स्क्वायर मतलब d by 2 का स्क्वायर. नहीं समझा? समझा. ओके. तो ये वैल्यू भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप. So therefore L is equal to mu 0 n square L. A की जगह पर मैं रख रहा हूं पाई d square upon 4. Now bring this small l to this side. So now this becomes capital L upon L is equal to mu 0 n square pi d square upon 4. Now what is this L upon L? It is inductance per unit length. Inductance per unit length is equal to क्या आ रहा? Mu 0 n square pi d square upon 4. Right? From this I conclude that this L, I mean important conclusion क्या आ रहा उसका ये लिखना है. ये यहां पर अंडरलाइनिंग पॉइंट है. अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि this L is proportional to, directly proportional to n square.
self-inductance of a solenoid is directly proportional to the square of the number of turns per unit length. दूसरा, and L is proportional to d square. d का भी स्क्वायर है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड is directly proportional to the square of the diameter of the solenoid. Diameter of the solenoid. It's an important relation we are getting. Apart from that, one more thing which we are getting from this equation is that the unit of mu zero, unit of mu zero, that also becomes Henry per meter. And how's that? If this side of the equation is equal to L upon L, what is L? Self-inductance. And yesterday we have seen the unit of self-inductance is Henry. It is divided by this L length L, and length L is measured in meter. तो यानी कि म्यू का यूनिट भी वही रहेगा जो L upon L का रहेगा, L upon L का. तो कैपिटल L का यूनिट हेनरी, स्मॉल L का यूनिट मीटर. तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स इस इक्वेशन से हमको मिलते हैं. You please note down this. These three important conclusions we get. And apart from this, this becomes your formula. This equation becomes your formula. Any problem? Anywhere? Any difficulty? In conclusions, याद रखिएगा, inductance is directly proportional to square of number of turns per unit length of the solenoid. Inductance is directly proportional to the square of the diameter of the solenoid. And the third important conclusion is that this mu zero can also be expressed as Henry per meter. Okay, now simple things. अगर आपने एक से ज्यादा इंडक्टेंसेस सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, तो सबका मिला के इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा? तो इंडक्टेंसेस इन सीरीज, इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, inductances in series and in parallel. Inductances in series, यानी कि ये एक इंडक्टर है, एक दूसरा एक इंडक्टर है, ये तीसरा एक इंडक्टर है, ये ऐसे सीरीज में जोड़ दी, सीरीज में जोड़े. समझो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है. ऐसे समझो n नंबर ऑफ इंडक्टेंसेस आपने क्या में जोड़े? सीरीज में. तो सबका टोटल इंडक्टेंस सीरीज में क्या रहेगा? बहुत सिंपल है, जो रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं उसके बराबर है, यानी इन सबके इंडक्टेंसेस की एडिशन कर लो, जमा कर. तो L टोटल L इन सब का मिला के सीरीज में, तो दैट बिकम्स इक्वल टू L1 प्लस L2
प्लस L3 प्लस डॉट डॉट जितने भी आप ले लें उतने। उसी तरह इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, ये एज इट इज आपको कॉपी करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इंडक्टेंसेस इन पैरेलल, देखिए ये एक इंडक्टेंस है, ये दूसरा एक इंडक्टेंस है, ये तीसरा एक इंडक्टेंस है, और तीनों भी ऐसे पैरेलल में जोड़े हुए। तो इन सब का मिला के इंडक्टेंस कितना बनेगा? इसका L1, इसका इंडक्टेंस L2, इसका इंडक्टेंस L3। तो टोटल इंडक्टेंस, तो 1/L टोटल, जो रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला है सीरीज और पैरेलल, एब्सोल्युटली सेम फॉर्मूला है। तो 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इसके बाद आप जितने भी ले लो उतनी। छोटा सा सिंपल पॉइंट था। सीरीज में है तो इंडक्टेंसेस की एडिशन कर लो, और पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल का टोटल हो जाएगा रेसिप्रोकल का सम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा सुनिए भाई साहब, प्लीज गौर से सुनिए। सारी चीज कंपैरेटिवली एनालॉजी में चल रही है। एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब दूसरी तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चल रही, और इस चैप्टर में तो दोनों भी फील्ड अब साथ साथ में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी देख रहे हैं। तो हमने ये देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर माशाल्लाह आप लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी हुआ, शुजात सर ने आपको रिवाइज करवाया, आपने पढ़ा समझा। उसके अंदर आपने कैपेसिटर देखा। तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, और उसका इक्वेशन आपको सर ने बताया होगा, UE इज इक्वल टू Q²/2C, या फिर हाफ CV²। सर ने आपको ये बताया होगा, ये इक्वेशन आपने किया हुआ है। लेकिन ये एनर्जी किस किस रूप में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है? क्या में स्टोर हुई? ये क्या में स्टोर हुई? क्या में स्टोर हुई? कैपेसिटर में। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है, उसकी खासियत। अब सवाल ये भी उठता ना, फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहां रहती, वो क्या में स्टोर कर सकते हैं? तो वो स्टोर कर सकते हैं हम इंडक्टर में। वो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं हम इंडक्टर में। समझ बात? तो वैसे ही फिर वो एनर्जी का इक्वेशन भी अपने को मालूम होना चाहिए। उसका इक्वेशन क्या है इंडक्टर की एनर्जी का?
ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, राइट। अब हमने एक इंडक्टर लिया, इंडक्टर क्या होता, एक कॉइल रहता है, उसमें से करंट पास किया जाता, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती, उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता, ईएमएफ इंड्यूस होता। अब वो इंड्यूस ईएमएफ कितना रहता वो हमने देखा हुआ है और हम देख रहे हैं, ये अलग बात है, हम याद नहीं कर रहे, बट हमने कल से सीख रहे हैं, हम सेल्फ इंडक्टेंस हम कल से सीख रहे हैं। लिखिए, let I be the current, I be the current in an inductor, in an inductor which is increasing. That means current is increasing. Inductor increasing हो रहा मतलब current is increasing, और इंस्टेंटेनियस करंट I ले लिए, तो उस समय उसके अंदर मतलब फ्लक्स भी चेंजिंग रहेगा। आगे लिखिए, दिस चेंजिंग करंट produces changing magnetic field, produces changing magnetic field, which induces EMF E, which induces EMF E, small e, which induces EMF E in the inductor, in the inductor. The induced EMF E is given by, the induced EMF E is given by, तो E का फॉर्मूला कल आपके पास था, E is equal to minus L into di by dt, E is equal to minus L into di by dt, where L is self-inductance, L is self-inductance, कॉइल इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस। लिखिए, एज पर लेंज लॉ, as per Lenz's law, as per Lenz's law, this induced EMF, this induced EMF opposes the increasing current, the increasing current. Hence work is to be done. Hence work is to be done for increasing the current. Work has to be done for increasing the current. This work done is stored in the form of, this work done is stored in the form of magnetic energy, magnetic field energy, magnetic field energy, stored in the form of magnetic field energy.
आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझे या नहीं समझे। इंडक्टर में करंट बढ़ते जा रहा, करंट बढ़ रहा, तो उन्हें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जब डेवलप होगा तो वो करंट के इंक्रीज को ही अपोज करेगा, लेंज लॉ, इंक्रीजिंग करंट को ही अपोज करेगा। अगर आप करंट बढ़ाना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस अपोजिशन, अगेंस्ट दिस अपोजिशन वर्क डन करना पड़ेगा, तो फिर वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही, जैसा जैसा करंट बढ़ रहा वैसे वैसे इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही। तो अगर ईएमएफ ई डेवलप होने के लिए वर्क डन डीडब्ल्यू लगा, तो फर्दर डीक्यू चार्ज डालने के लिए कितना वर्क डन हो जाएगा, अब आप ये लिखिए, to increase the charge, to increase the charge dq in the inductor, the work done against induced EMF E, against induced EMF E is given by dW is equal to minus E into dQ, इतना वर्क डन होगा। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये इक्वेशन हजरत ने कहां से लाई, ये इक्वेशन हजरत ने कहां से ला ली है। तो अगर आप ईएमएफ का कंसेप्ट समझते हैं, ईएमएफ का कंसेप्ट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये इक्वेशन कहां से आया। खैर ये इक्वेशन आया, वर्क डन डब्ल्यू कितना रहता, डी डब्ल्यू कितना रहेगा, अगर पहले ऑलरेडी उसके ऊपर करंट आ गया, करंट आ गया, उसने ईएमएफ भी इंड्यूस कर दिया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा, वो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन हो रहा। अब मैं फर्दर डीक्यू चार्ज बढ़ा रहा, फर्दर डीक्यू चार्ज बढ़ा रहा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, dw is equal to minus E into dq। अब बोलेंगे माइनस साइन का इक्वल है कि वर्क डन अगेंस्ट द चार्ज हो रहा, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो भाई साहब हम यहाँ E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं, राइट। देयरफॉर अब यहां पर हम E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ E हटा के माइनस L di बाय dt into dq into dq। So dw is equal to, therefore dw is equal to minus minus becomes plus L into di into dq by dt। L ये माइनस माइनस प्लस L di ये dq by dt, बट dq by dt होता है I, करंट I। So dw is equal to, then dw is equal to L di into I। और अगर पूरा ही चार्ज आपको लगाना है, पूरा ही मैक्सिमम करंट पहुंचाना है, तो आपको ये वर्क डन dw को
इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आफ्टर इंटीग्रेशन आपको W मिलेगा, फिर आप बोलेंगे ये W जो है, ये वर्क डन का है, ये स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो इंशाल्लाह कल हम इस इक्वेशन को पाए तकमील पर पहुंचाएंगे और यहां पर मैं मेरा आज का लेक्चर खत्म करता हूं। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो।